हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट ट्रिक्स। मैं हूं राहुल कुमार। आज मैं बीपीएससी चैंपियन सीरीज 2022 में मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूं और ये मॉक टेस्ट की पहली वीडियो है। आपको ऐसे ही वीडियो जिसमें मिलती रहेगी। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले हम आदि योगी महाशिव का नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग गेव फेम टू सन्यासी रिवेलियन थ्रू हिज वर्क्स। मतलब अपने काम के द्वारा सन्यासी विद्रोह को किसने प्रसिद्धि दी है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, तो आप एक पॉज कर इसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं या इसको मैं बताने जा रहा हूँ वो आप मार्क कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो इसको कैसे याद करेंगे ये देखते हैं। देखिए, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि आप क्रिकेट में संन्यास, जब भी संन्यास का नाम आता होगा तो ज़्यादातर आपने सुना होगा क्रिकेट से ये खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। तो बीसीसीआई से लोग संन्यास लेते हैं मेनली, मतलब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया से संन्यास। तो बीसीसी से ही आपको बंकिम चंद्र चटर्जी जी मिल जाएंगे। तो संन्यास का नाम आते हुए आएगा, जब भी सन्यासी विद्रोह का नाम आएगा तो बीसीसी मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके जरिए मैं और कुछ बताऊंगा आपको। पोलियो इज काउज्ड बाई, मतलब मेनली पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये काउज्ड मतलब होता है, यह बीमारी होती है। फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या नन ऑफ द एबव और मोर देन एबव। मतलब किसी जो दिया गया ऑप्शन उसमें किसी से भी नहीं या उसमें 2-3 मिलकर वो होता है। तो इसका सही जवाब है वायरस। और देखिए, मैं वायरल डिजीज का एक आसान सा फार्मूला आपके सामने, फार्मूला क्या, एक निमोनिक्स एक ट्रिक मैंने बनाई है, उसको आप देख लीजिए और हमेशा के लिए याद हो जाएगी आपको। तो हाई ACMRP, AC का आप लोग प्राइस जानते होंगे, काफ़ी हाई होता है, लगभग 50,000। वाईफाई वगैरह टेक्नोलॉजी अभी धीरे धीरे उसमें बढ़ाते जा रहे हैं, साथ में दाम भी हाई करते जा रहे हैं। तो इसी से याद करते हैं। हाई का जो H है उससे हेपेटाइटिस, I से इन्फ्लुएंजा, A से एड्स, C से चिकन पॉक्स, M से मीजल्स और मम्स, 2 बीमारी M से याद रखेंगे आप लोग, R से रेबीज, P से पोलियो। तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है एक सिंपल सी वर्ड से, हाई ACMRP। तो याद रखेंगे इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉर्फिन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब मॉर्फिन जो आपको अच्छी पेन किलर होती है, मतलब ये ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा पेन भी है तो उसको आसानी से ये रिलैक्स कर देगी, उसको ठीक कर देगी, तुरंत आपको महसूस होने नहीं देगी। तो ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो सही जवाब है उसका अफीम। तो मॉर्फिन, अफीम, देखिए दोनों साउंड भी सिमिलर कर रहा है, तो आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, यहीं से याद कर सकते हैं। ये देखिए, अफीम की खेती होती है, इस तरह का इसका पौधा होता है, उसमें इस तरह के एक तरह से धीरे धीरे डेवलप होता है, इसमें कट किए जाते हैं यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे, इसमें से एक लिक्विड मिल्क टाइप का लिक्विड निकलता है, उसी को धीरे धीरे छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद इस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी से फिर अफीम बनता है। उससे मॉर्फिन वगैरह अलग अलग चीज़ कभी नशे के लिए यूज किया जाता है उसको। फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784, 1784 ईस्वी में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी वो किन के द्वारा की गई थी। तो सर विलियम जोन्स। कैसे याद रखते हैं ये देखते हैं। यही है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसी में इस्टेब्लिश हुई थी, विलियम जोन्स ने की थी। तो बंगाली का विल है जोश भरा। तो आपने देखा ही होगा फ्रीडम स्ट्रगल में जो बंगाली हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, वहाँ के बहुत सारे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे वहाँ के। ऐसे भी कम्युनिस्ट का असर काफ़ी है, तो उन लोग में जोश भी रहता है और इच्छा शक्ति भी रहती है। तो विल मतलब इच्छा, उसी से आप विलियम याद कर पाएँ। जोश भरा होता है मतलब विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस काउज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होती है किसके कमी के द्वारा होती है। सोडियम, आयरन, कैल्शियम, फ्लोराइड। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। मेनली ऑस्टियो का जब भी आपके सामने आ जाए कहीं भी, तो इसका सीधे लेना देना होता है बोन से, हड्डी से। पोरोसिस मतलब एक तरह से पोरस हो जाना, मतलब कि कोई भी पोरस हो जाना मतलब जिसके बीच में गैप बढ़ जाना। जैसे कोई मटेरियल पोरस है या बीच में मिट्टी ज़्यादा पोरस है, मतलब उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, उसके बीच से चीज़ें पार हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक अच्छी हड्डी जो बोन है वो ये है, जिसमें कॉम्पैक्ट है स्ट्रक्चर, बीच में गैप वगैरह बहुत कम है, धीरे धीरे पोरस होते जा रही है धीरे धीरे, यानी कि कैल्शियम झर रहा है, उससे ख़त्म हो रहा है। और ऐसा कंडीशन यही है ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशन। इस तरह से हड्डी हो जाती है, उसमें कैल्शियम की मात्रा खत्म हो जाती है। यहाँ भी देखिए, यहाँ ख़त्म हो गई, खोखली हो गई है। तो ऑस्टियो से ही आप हड्डी जाएंगे, और पोरोसिस मतलब ऑस्टियो हड्डी की बात आएगी तो कैल्शियम तो आप मार्क कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वन, विच कंपाउंड वेयर फॉर्म ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पे, जब से जीवन आने लगा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे थे, तो क्या चीज़ मौजूद थी, कौन सी कंपाउंड। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो कैसे याद करते हैं, ओरिजिन किसी भी चीज़ का होता है तो न्यूक्लियस, आप जानते हैं कोई भी चीज़ है तो उसका सेंटर में न्यूक्लियस होता है,
उसी के प्रो में मतलब उसी के साथ आपका ओरिजिन होगा। कोई भी मान लीजिए बच्चा होता है तो एम्ब्राई होता है, तो उसमें एक जायगोट होता है, थोड़ा सा बीच में रहता है, धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स डेवलप होकर बढ़ते जाते हैं। तो प्रो न्यूक्लियस मतलब सेंटर के साथ बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस से आप न्यूक्लिक एसिड को मार्क कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, प्रो से आप प्रोटीन को। यहाँ प्रोटीन के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। अमीनो एसिड होता है मेनली प्रोटीन का बेस, और न्यूक्लिक एसिड तो आप जानते होंगे डीएनए वगैरह में होता है, जो कि आपके जीन्स को कैरी करता है आगे जनरेशन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट, पूछी भी जा चुकी है बीपीएससी 2015 में। विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? किस कंट्री की, किस देश की जो तट रेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है पूरे वर्ल्ड में? तो ये ऑप्शन आपके सामने कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो सही जवाब है इसका कनाडा। तो देखिए यहाँ पे मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, यही कनाडा। मेन लैंड देखें तो उससे इसका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो इसके ऑफशोर आइलैंड है, ये सब जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, उसका चारों तरफ से सभी जोड़ा जाता है, सभी जोड़ जोड़ के ये सबसे बड़ा हो गया है। तो उसी तरह से सेकेंड नंबर पे है हमारा नॉर्वे दुनिया में। नॉर्वे आप यदि इसको देखिएगा तो ये रहा नॉर्वे हमारा अपना, यहाँ पे छोटा सा। आप बोलिएगा इतना छोटा, ये सेकंड कैसे? इससे ज़्यादा तो इंडिया का लग रहा है, यूएसए का लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया का लग रहा है। तो इसका भी यदि हम जूम करके आपको दिखाएं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मेन तो है, लेकिन साथ में छोटे छोटे ढेर सारे इसके ऑफशोर आइलैंड है, छोटे जो सभी को ये जोड़ते हैं बाउंड्री लाइन मतलब कोस्ट लाइन, तो आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। उसी कारण इसकी जो लेंथ है सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, तट रेखा है पूरे वर्ल्ड में। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों आप याद रखेंगे। फर्स्ट तो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगी, कनाडा कोस्टल लाइन में नंबर 1 है, कनाडा कोस्ट लाइन, दोनों आपको यहीं से याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, हु रिपील्ड मतलब किसने रद्द किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था उसको रद्द किसने किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, तो या इनमें से कोई नहीं। इस तरह का ये वाला ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है रिपील्ड करने वाले हैं रिपन। ये काफ़ी एक तरह से इंडिया के इंटरेस्ट में रहे, हित में रहे, इन्होंने काफ़ी हित वाला काम किया, गलत नहीं किया। और लिटन बिल्कुल अपोजिट रहे हैं, सारा गलत ही काम किया, बिल्कुल अपोजिट, इंडिया के इंटरेस्ट के अपोजिट में। तो लॉन्च किया, लाया गया लिटन, लाया या लॉन्च सब एल से जाएगा लिटन, रिपील या रद्द सब आर से जाएगा, र से जाएगा रिपन। तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगी। ये रिपन जो लॉर्ड रिपन है, ये कब रिपील किए, रद्द किए इस एक्ट 1882 में। और देखिए केसरी बीच में हुआ था पब्लिश, ये बाल गंगाधर तिलक जो है हमारे, उनके द्वारा हुआ था पब्लिश, उन्हीं ने किया था। ये डेली न्यूज़पेपर था। ये देखिए यहाँ 4 जनवरी 1881 में। तो ये एक्चुअली में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट में जाके उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने ये डेली न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया था। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सोडियम डिफिशियंसी कैन अकर? डिमेंशिया में कि लो बीपी होगा तब आपको सोडियम की कमी होगी, डायरिया होगी तब, या हाई बीपी होगी तब सोडियम की कमी होगी। तो डिमेंशिया मेनली बीमारी होती है जिसमें आप याददाश्त बिल्कुल काफ़ी कम हो जाती है। लो बीपी तो आप जानते होंगे, आपका ब्लड प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफ़ी कम हो जाता है, जिससे आपको चक्कर दवा महसूस होता है। और डायरिया जिसमें आपको दस्त हो जाते हैं, आपका मतलब पेट काफ़ी बिगड़ जाता है, मोशन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब भी आपको दस्त पड़ते हैं या डायरिया होती है तो आप ORS का घोल पीते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, इसका भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, मेनली सॉल्ट है ही, जब सॉल्ट का नाम ही आ गया ORS में, तो सॉल्ट मतलब हमारा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम की तो साफ तौर पे यहाँ बात है। यदि डिटेल में आप देखना चाहें तो यहाँ पे ORS में सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम साइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड थोड़ी सी मात्रा में होती है, डेक्सट्रोज वगैरह चीनी के लिए मतलब मीठे के लिए होती है। तो दो जगह सोडियम है, तो सोडियम ही मेन कंपोनेंट है यहाँ पे हमारा, जो कि आपका डायरिया को मतलब डायरिया में कम हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओनली गवर्नर जनरल हु फेस्ड इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आपने पढ़ा भी होगा कि आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग लगाया जाता है। उसी तरह से महाभियोग मतलब आप यदि पावर का बहुत ज़्यादा मेल फंक्शनिंग कर रहे हैं, मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, वो मेल फंक्शन हो रहा है आपका, बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा है, तब ये लगाया जाता है। तो एक ही लगाया गया था, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स जी, इन पे लगाया था। कैसे याद करते हैं, ये देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स, वारंट जारी किया गया है, इन्हीं पे किया गया है, एकमात्र ऐसे हैं। काम हालांकि काफ़ी अच्छा था, लेकिन इन्हीं पे वारंट भी इशू किया गया है। तो वारंट इशू किया वॉरेन हेस्टिंग्स पे, मतलब इम्पीचमेंट वारंट के तौर पे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स लाइंस अक्रॉस द अर्थ इज। टोटल लैटिट्यूड लाइन जो भी देखिए, अर्थ इस तरह का है, तो यहाँ जो ये सब दिखाई दे रहा है आपको, ये इक्वेटर हो गए, जो भी पैरेलल है इक्वेटर के सारे लैटिट्यूड्स हैं, ये पैरेलल ही होते हैं। और लॉन्गिट्यूड आपके पैरेलल नहीं होते, वो कन्वर्जिंग होते हैं पोल्स पे, और डाइवर्जिंग होते हैं इक्वेटर पे, इस तरह का। तो यहाँ देखिए ये सब ये आपको दिखाई, ये सब जो लाइन है आपके इक्वेटर के पैरेलल, ये लैटिट्यूड्स हैं। तो ऐसे देखिए 0 से यहाँ पे आपका जो मेरिडियन पास होता है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है।
तो यहाँ से 90 डिग्री तक हर एक एक डिग्री पे एक है, 2 डिग्री पे दूसरा, तीसरा, ऐसे 90 डिग्री है तो 90 ऊपर हो गए, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में। उसे दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फेयर में भी 90 है। टोटल 90 90 और प्लस एक इक्वेटर वाला, तो 19 प्लस 90 प्लस 1, ये 181। चलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको हमेशा देख के ही याद हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप डायरेक्ट इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे भी जानने चाहिए, यदि एग्जाम में ना भी आए फिर भी आपको याद रखनी चाहिए इस क्वेश्चन को। विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन हेल्ड इन शिकागो इन, कब ये हेल्ड हुई थी, कब ये हुई थी? जो संसद थी वर्ल्ड रिलीजन, पूरे दुनिया का जो धर्म का संसद जो हुआ था शिकागो में 1893 ईस्वी में, उसमें विवेकानंद पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे बहुत अपना महत्वपूर्ण भाषण इन्होंने दिया था। शुरुआत के 2 ही मिनट में इन्होंने काफ़ी हद तक सभी अमेरिका वासियों को अपनी तरफ एक तरह से इम्प्रेस कर दिया, अपनी तरफ खींचा था, और काफ़ी लंबा इनका 2-2 3-3 दिन चला। तो उसमें क्या हुआ, कैसे याद करते हैं? विवेकानंद ने सीख दिया, सीख से आप यहाँ पे शिकागो याद रखिएगा, और 1893 आपको याद ही रहनी चाहिए, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई, आप डायरेक्ट इसे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द लीडर ऑफ ताना भगत मूवमेंट हेल्ड इन 1913 to 14? 1913-14 में जो ताना भगत मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसके लीडर कौन थे? भगत सिंह, बिरसा मुंडा, यात्रा भगत, सत्यपाल, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से ज़्यादा? तो सही जवाब है यात्रा भगत जी। ताना यात्रा दोनों साउंड भी सिमिलर करते हैं और दोनों अल्फ़ाबेटिकली एंड भी सेम से कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली मार्क कर पाएंगे। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में, मतलब मेनली झारखंड के एरिया में थे, और उन्हीं में उसी एरिया में इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में अपना एक तरह से आंदोलन किया था, उनके प्रोटेस्ट में। दोआब टैक्सेशन एंड खुरासान एक्सपेडिशन वाज टेकन बाय व्हिच रूलर? दोआब आप जानते होंगे, आब मतलब नदी, 2 नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, मतलब उपजाऊ होता है। तो यहाँ में जो खेती करना है उसमें ये इन्होंने 50% टैक्स लगा दिया था। अब खुरासान एक्सपेडिशन ये था कि पर्शिया को जीत लेना है, पर्शिया जो आज का ईरान है, उसको जीतने का इनका एक तरह से महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट था इनका। तो ये दोनों जो इनिशिएटिव था किन्होंने लिया था? तो ये आपके पागल बादशाह थे, मोहम्मद बिन तुगलक जी, सभी लोग जानते होंगे कि इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, 1-2 काम सही भी था, लेकिन बाकी काम, हालांकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल दिल्ली सल्तनत के कोई एम्परर थे तो यही हैं। तो इसको कैसे याद करते हैं? 2 तरफा और खुराफाती दिमाग था, किनका? MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जी का। तो 2 तरफा मतलब दोआब टैक्स लगा दिया इन्होंने, 50% टैक्स, ये बहुत ज़्यादा होता है, जितना आपने उपजाया 50% इन्हें दान दे दिया जाए। खुराफाती से आप खुरासान मूवमेंट या एक्सपेडिशन, मतलब पर्शिया को जीतने के लिए। और इन्होंने 1-2 काम और किया था कि राजधानी को इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था। एक इन्होंने दीवाने को ही डिपार्टमेंट बनाया था एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, ये अच्छा काम था इनका। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स आर फीचर्स ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ग्लेशियल टोपोग्राफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। टोपोग्राफी कोई भी यदि आप देख रहे हैं जगह का, उसका शेप अलग अलग बन जाता है नेचर के द्वारा, तो इस शेप ऑफ प्लेस को ही टोपोग्राफी बोलते हैं। वॉल्केनिक टोपोग्राफी का ये पार्ट है, फीचर है, ग्लेशियल का है, कास्ट टोपोग्राफी का है, रनिंग रिवर से जो निकलता है एक टोपोग्राफी, मतलब उस शेप जो बनती है उसे फ्लूवियल टोपोग्राफी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते भी होंगे। ये मेनली जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन वाले एरिया में होती है, और लाइम स्टोन वाली मतलब कास्ट टोपोग्राफी, इसका सही आंसर ये देखिए यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे रहा है। एक केव है जिसमें यदि ये मिनरल कैरी करते हैं, कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ही कंपाउंड, तो ऊपर से यदि पानी ड्रिप हो रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है, तो वो बूंद बूंद गिरते गिरते उसमें ज़्यादा कंपोनेंट यानी मिनरल के हैं, CO3 के, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के, तो जमते जाते हैं इस तरह से। और बूंद शुरुआत में जो नीचे जमते हैं, गिरते हैं, वो भी जम के इस तरह से आकार अपना ले लेते हैं। तो ऊपर से जो लटके हुए हैं, मतलब हैंगिंग पिलर्स के तौर पे दिखाई देते हैं, तो इसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं, और जो नीचे से ग्राउंड से आते हैं उसे स्टैलेग्माइट कहते हैं। तो कैसे याद करेंगे स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट? जो सी से है, स्टैलेक्टाइट जहाँ पे सी है, सी फॉर सीलिंग, मतलब जो लटका हुआ है छत में, जो जी है नीचे में, स्टैलेग्माइट, जी फॉर ग्राउंड, जो ग्राउंड में नीचे से उभरा है, मतलब बार बार बूंद पड़ते पड़ते वो जमा हो गया नीचे ग्राउंड में। तो आसानी से आपको स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्र भोज? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना। आप ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, और सही जवाब है इसका कृष्णदेव राय। तो कैसे याद रखते हैं कृष्णदेव आंध्र भोज? तो कृष्ण मतलब काला भी होता है, जैसे कि यदि कोई अंधे व्यक्ति हैं तो उनको नज़र नहीं, पूरी दुनिया भी काली लगती है, तो काला काली, कृष्ण से आंध्र आप डायरेक्ट याद कर पाइएगा। देव मतलब महान देवता है, तो
भोज जो राजा भोज परमार डायनेस्टी के थे वो भी बहुत महान थे। तो इसको देव को भोज से कनेक्ट कर पाइएगा, आंध्रा को एक तरह से काला से याद कर पाइएगा, काला फॉर कृष्णा, कृष्णदेवराय आंध्र भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीघा निकाय इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्कोर्सेज ऑफ विच रिलीजन, मतलब किस धर्म के इसमें प्रवचन है दीघा निकाय में, उस किस धर्म के संवादों का ये एक तरह से कलेक्शन है, एक तरह से क्या उसको बोल सकते हैं और संग्रह है। तो बुद्धा दीघा दोनों में देखिए एंड भी एक से कर रहा है, साउंड भी सिमिलर कर रहा है। दीघा ऐसे बोल रहा है, ऐसे हिंदी में इसे दिघ ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में ए लगाते हैं, तो दीघा बुद्धा, तो आपको डायरेक्टली एक तरह से साउंड सिमिलर कर रहा है, उससे याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुई थी, ये फर्स्ट सत्याग्रह थी इंडिया में गांधी जी की। फ्रॉम द हाउस ऑफ गोनाहा ब्लॉक जो कि चंपारण में है, गोनाहा ब्लॉक, वहाँ के एक घर से स्टार्ट किया था। तो अभी हाउस काफ़ी फेमस हो गया है, इसका नाम भी रखा दिया गया एक आश्रम के नाम पे। तो कौन सा आश्रम है इन चारों में से, तो सही जवाब है डी, भितिहरवा आश्रम। तो कैसे याद रखते, यही देखिए यही है भितिहरवा आश्रम। कैसे याद रखते हैं, गांधी जी ने दुख को हर लिया, जितने भी उस समय दुखी थे जब ब्रिटिशर्स के एक तरह से अत्याचार से उनके एट्रोसिटीज़ से, तो उसको हर लिया, हर से ही आप भितिहरवा आश्रम को याद रख पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑन विच डेट नाइट एंड डे आर इक्वल इन इंडिया, जब नाइट एंड डे इक्वल होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्वी लगा हुआ है मतलब आपका दोनों इक्वल है, उसी को दर्शाने के लिए इक्विनॉक्स लिखा गया। एक और यहाँ पे फिगर में आप देखिए दो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सोल्स्टाइस भी, विंटर सोल्स्टाइस मतलब जाड़े के समय में जो सबसे लंबी रात, और जो गर्मी के समय में क्या लंबी रहती है दिन, तो उसमें भी सबसे लंबा दिन किस डेट में है, तो मेरे लिए 21 जून में है और ये 22 दिसंबर में। ऐसे वेरी करती है, लेकिन आपको यदि मोटा मोटी लेना है एक डेट तो वो यही डेट है। ये आपकी 23 सितंबर है इक्विनॉक्स वाली, और ये यहाँ पे आपका 21 मार्च है। कैसे याद रखते हैं ये देखते हैं, मार्च और सितंबर दो ही चीज़ है। तो मार्च में, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे जो भी है सब 20 से 23 मार्च, 21 से 23 मार्च, 23 तारीख तक ही वेरी करता है। तो कैसे याद रखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 शुरुआत का है, इसी से हम याद रखेंगे। जो इस साइड का है वो आपके मार्च के लिए हो गया, जो इस साइड का है आपको सितंबर के लिए हो गया। दोनों इक्विनॉक्स आपको डायरेक्ट सिर्फ 1 2 3 को लिख दीजिए, इधर उठाइए और इधर उठाइए, आपको डायरेक्ट इक्विनॉक्स मतलब दिन रात बराबर वाला डेट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फूड क्रॉप हैज़ लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, कौन सा ऐसा फूड क्रॉप है, फसल है जिसको सबसे ज़्यादा, जिसकी पैदावार की जाती है, जिसको उपजाई जाती है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन में सही जवाब है उसका मेज यानी मक्का। तो देखिए मेज की खेती सबसे ज़्यादा हर एक कंट्री में ही सबसे ज़्यादा, हर एक कंट्री में नहीं ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मेज की ही होती है। तो मेज खाकर मज़े में, वो पूरे वर्ल्ड के लोग मज़े में है एक तरह से, तो मेज चाहिए मज़े के लिए, तो मेज से ही मज़े में है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, किस फसल की, तो आप मेज आसानी से मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू बिल्ड लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा इन द वर्ल्ड, गौतम बुद्धा की सबसे बड़ी स्टैचू बनाने के लिए प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने। ये कहाँ पे बनाने के लिए सोचा है इन्होंने। और एक और बात, ये रिक्लाइनिंग है, लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू, मतलब कि ये लेटे हुए हैं, ना कि एक वर्टिकल है सीधा खड़ा हुआ नहीं है बल्कि लेटे हुए हैं। तो रिक्लाइनिंग लार्जेस्ट स्टैचू रहेगा ये। तो ये बोध गया में बन रहा है, बुद्धा बोध गया। अब तो आपको पता भी ज्ञान की प्राप्ति भी इन्होंने यहीं की थी। तो एक इम्पॉर्टेंट अहम क्वेश्चन फिर से आपके सामने, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, मजूली आइलैंड जिसको बोला जाता है, लोकेटेड ऑन, यहाँ पे गैप रहेगा, लोकेटेड ऑन विच रिवर, किस नदी पे है ये मजूली आइलैंड, जो पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर का आइलैंड, जो रिवर के बीच में आइलैंड है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। तो ये देखिए मजूली आइलैंड, इधर जोरहट वगैरह लखीमपुर है, असम में पड़ता है ये। तो ये देखिए ये जो नदी है वो ब्रह्मपुत्रा नदी है। और ये मजूली आइलैंड खासतौर पे ये बिल्कुल सीनिक ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। और इसमें जाइएगा तो हर तरह के लोग भी रह रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, एक गांव ही लगेगा अच्छा खासा, आपको सभी चीज़ें उपलब्ध हैं वहाँ पे। तो और ये 2016 में इसे डिस्ट्रिक्ट की उपाधि भी मिल चुकी है। ये अकेला ऐसे इंडिया का डिस्ट्रिक्ट है जो कि एक आइलैंड है रिवर का। तो ब्रह्मा की मंजूरी है, देखिए ब्रह्मा की मंजूरी है, तो एक रिवर के बीच में भी इतना बड़ा आइलैंड बन गया है जिसे डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया गया है। तो ब्रह्मा की मंजूरी मतलब मजूली आइलैंड। ब्रह्मा से आप ब्रह्मपुत्रा नदी को याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच दिल्ली सल्तनत एम्परर गॉट द टाइटल ऑफ गाजी मलिक, गाजी मलिक का टाइटल जो है उपाधि है किस दिल्ली सल्तनत के राजा ने ली थी। तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि फाउंडर रहे हैं तुगलक डायनेस्टी के। तो कैसे याद रखते हैं, ग्यासी गाजी, आपको डायरेक्ट फर्स्ट लेटर से ही आपको यहाँ पे आसानी से याद हो जाएगी।
गाजी मतलब स्लेयर ऑफ द एनिमी, मतलब दुश्मन को मार गिराने वाला, उसको कभी भी छोड़ने वाला नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये जो गारो खासी जयंती है, 3 हिल्स का नाम दिया गया उसको पश्चिम से, मतलब ये वेस्ट आ गया, ये ईस्ट, तो इधर से इधर की दिशा में आपको सजाना है। तो ये क्या है सही अरेंजमेंट, तो ये देखते हैं। यहीं देखिए मेघालय में, तो मेघालय का ये पार्ट, ये देखिए ये गारो वाला हिस्सा है, ये खासी वाला, और ये है जयंतिया का हिस्सा। तो कैसे जीके, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे जीके, तो जीके ही लिख देंगे, उसी से हो जाएगा। ये हमेशा हम लोग लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट, लेफ्ट में हमारा वेस्ट, राइट में हमारा ईस्ट है। तो जीके तो है, तो गारो खासी मिल गया, बचा कौन, जयंतिया, तो जीके से ही आपको वेस्ट टू ईस्ट, यदि ईस्ट टू वेस्ट रहता है तो उल्टा आ जाते हैं आप। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ये देखते हैं। नेशनल वाटरवे 1 कनेक्ट्स इलाहाबाद टू हल्दिया विच इंक्लूड्स 3 रिवर्स, ये 3 नदियों से गुजरता है ये वाटरवे, वो कौन कौन है, ये ऑप्शन रहे आपके सामने। तो इसका जो सही जवाब है गंगा, भागीरथी, हुगली। ये देखिए यहाँ पे, इसे जो नेशनल वाटरवे 1 है उसे गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि उस रिवर सिस्टम का वाटरवे है, इसलिए ये नाम प्रसिद्ध है। और उसी नदी से ये गुजरता है नेविगेट करते हुए, तो गंगा भागती हुई। तो देखिए गंगा तो आपको पता ही होगा, देवप्रयाग में आके वो अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा कहलाती है। तो वहाँ से चलते हुए आती है और यहाँ पे आते आते फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, भागती हुई जा रही है, बे ऑफ बंगाल में ये गिर के ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हमारी ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। तो गंगा भागती हुई, तो जब भी नेशनल वाटरवे का 1 का नाम आता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवे है, ये भी याद रखिएगा। कभी आपको पूछ दिया जाए क्वेश्चन में तो आपको आसानी से मार्क करने में आसानी होगी। गंगा भागती हुई, भागती से भागीरथी, हुई से हुगली, तो तीनों नदियों के नाम आपको आसानी से याद हो जाते हैं। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, और भी मॉक टेस्ट पाने के लिए लगातार मैं डालता रहूँगा मॉक टेस्ट 2, 3 ऐसे करके चलती रहेगी ये सीरीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।